2019 लोकसभा इंतखाबात से पहले मोदी सरकार ने अपने मास्टर स्ट्रोक के तहत माशी तौर कमजोर आलाजात के अफराद को सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। लोकसभा में बिल पास होने के बाद वजीर आजम मोदी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके अपनी इस कामयाबी पर पीठ थपथपाई। वजीर आजम ने कहा कि इनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर कारबंद है। आलाजात के 10% रिजर्वेशन पर अब इस बात पर भी बहस हो रही है कि क्या इस रिजर्वेशन का फायदा मुसलमानों को भी मिलेगा और अगर फायदा मिलेगा तो इसकी शराइत क्या होंगी। खैर, आज राज्यसभा में भी बिल पेश हुआ। मोदी सरकार को उम्मीद थी कि बिल राज्यसभा में भी आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन यहां सरकार को मशक्कत करनी पड़ी। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा किया। एआईएडीएमके समेत कई पार्टियों ने रिजर्वेशन की मुखालिफत की, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बिल की हिमायत की, लेकिन सरकार की मंशा और टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन इतना जरूर है कि आलाजात के लिए 10% रिजर्वेशन देने का नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला एक तीर से कई निशाने साधता है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से सरकार का यह कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है, पर इसके साथ ही अगर मगर भी जुड़े हुए हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पूरे इश्यू पर हम बात करेंगे। लोकसभा ने भारी बहुमत से पारित किया है। इस बिल को पारित करने की महती आवश्यकता है। माशित और कमजोर आलाजात के अफराद को सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन देने के मरकजी सरकार के ऐलान को 2019 इंतखाबात से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लोकसभा में यह बिल आसानी से पास हो गया, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और इसको पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। हालांकि अक्सर सियासी पार्टियों ने हुकूमत के इस कदम की हिमायत की है। इक्तिसादी तौर पर कमजोर आलाजात के लोगों को नौकरी और एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन देने के लिए आइन में तरमीम से जुड़े बिल को लोकसभा में पेश किया। मरकजी वजीर थावरचंद गहलोत ने यह बिल ऐवान में रखा। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और इसको पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। इसके बावजूद अक्सर सियासी पार्टियों ने हुकूमत के इस कदम की हिमायत की है। काबिल जिक्र है कि लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले हुकूमत के इस फैसले में तमाम मज़ाहिब के आलाजात को शामिल किया गया है। कांग्रेस, बीएसपी और जनता दल सेकुलर ने मरकजी हुकूमत के इस कदम की हिमायत की है, जबकि कानून के मुताबिक मुल्क में रिजर्वेशन की हद 50% तय की गई है। मजमूई तौर पर रिजर्वेशन के इस मसले पर मुल्क में जोरदार बहस जारी है। इससे पहले मरकजी काबीना ने फैसला किया कि सालाना 8 लाख आमदनी या 5 एकड़ से कम खेती वाले आलाजात के अफराद को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अगर बिल पास हो गया तो इसका फायदा ब्राह्मण, राजपूत, जाट, मराठा, भूमिहार और कई कम्युनिटी के लोगों को मिलेगा। हुकूमत का दावा है कि इस रिजर्वेशन का फायदा ईसाइयों और मुसलमानों को भी मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए बल्दियाती हल्के में 1000 मुरब्बा फुट या इससे ज्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए और नॉन नोटिफाइड हल्के में 200 यार्ड से ज्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा। खैर, जिन तबकों को इसका फायदा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को इस रिजर्वेशन का फायदा लोकसभा इंतखाबात में मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, या यूं कहा जाए कि मरकजी सरकार के इस कदम से, इस मास्टर स्ट्रोक से मुल्क में एक बहस का जो नजरिया है, जो बहस है, वो एक तरह से बदल गई है। क्योंकि गुजरात इंतखाबात के बाद या कर्नाटक इंतखाबात और 5 रियासतों में जिस तरह से इंतखाबात हुए, उसके जो नतायज आए, उसके बाद कहीं ना कहीं मरकजी सरकार और खासतौर से बीजेपी और एनडीए दबाव में थे। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के बाद एक बार फिर से मुल्क में जो मौजूए बहस है वो एक तरह से तब्दील हो गया। और क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मरकजी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक गेम चेंजर साबित होगा, यह देखना अहम होगा। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ राधिका खेरा हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, दीपक पांडे लीडर हैं बीएसपी के, रिफत जावेद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
और इनके अलावा मनीष यादव स्पोक्सपर्सन है आरजेडी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में एसपी यानी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का, पैनलिस्ट का हम प्राइम डिबेट में बहुत इस्तकबाल करते हैं। रिफत जावेद, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि राज्यसभा में अभी एक तरह से बहस चल रही है, लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है, लेकिन रिफत जावेद इतना तो जरूर है कि मरकजी सरकार या मोदी हुकूमत के इस कदम से जो मुखालिफिन हैं ना वो तो इसको निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं, यानी मुश्किल है। सख्ते में डाल दिया है अपोजिशन को मरकजी सरकार के इस कदम ने। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो पिछले दिनों में, पिछले कुछ महीनों में जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं, चाहे वो गुजरात से में हो या कर्नाटका में हो, और हालिया दिनों में जो 3 स्टेट्स में इनकी हुकूमतें चली गई हैं, उसके बाद मरकजी हुकूमत को यह लगा कि आइंदा जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें इनके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। और सबसे परेशानी की बात मरकजी हुकूमत के लिए यह है कि यूपी में, जहां पे पिछले इलेक्शन में 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, 80 में से 71, अब जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी जब एक साथ आ रही हैं, अभी 2-3 दिन पहले एक सर्वे भी आया था जिसमें कहा गया था कि अगर ये तमाम जमातें अलग अलग भी लड़ी फिर भी बीजेपी को बमुश्किल 40 सीटें मिलेंगी। वहीं पे कई पोलस्टर्स का ये कहना है कि अगर ये बीएसपी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ आ जाती हैं तो बीजेपी के लिए डबल डिजिट में भी जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप ये समझ लें कि अगर बीजेपी को जहां 71 सीटें मिली थी वहां अगर डबल डिजिट में नहीं जा पाएंगी तो नरेंद्र मोदी का बहैसियत वज़ीर आज़म बनना दोबारा बड़ा मुश्किल लगता है। तो उसको इस पस मंजर में देखिए, यहां पे अगर आज ये पास हो भी जाता है, मान लीजिए कि आज ये पास हो जाता है, लेकिन इसका फायदा क्या अगले 2 महीने में तो होने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा जिसके बहुत बड़े पॉजिटिव नतायज 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस में मिलेंगे। राधिका खेर, एक चीज मेरे समझ में नहीं आई कि इस बिल की खुलकर आप लोगों ने हिमायत भी नहीं की, हिमायत भी नहीं कर रहे हैं या इसकी मुखालिफत भी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप इसके सपोर्ट में भी खड़े हुए हैं और इसमें कमियां भी आप लोग निकाल रही हैं। जी, कांग्रेस पार्टी, हमारा हो सकता है भाजपा के साथ जाहिर तौर पर हमारा राजनीतिक विरोध है, उनका हमसे व्यक्तिगत विरोध है, वो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश के गरीब लोगों के साथ, इस देश के आवाम के साथ खड़ी है। और कोई चीज अगर उनको सशक्त करती है या उनकी बेहतरी के लिए है तो वो हमारे कोई भी राजनीतिक विचारधारा से विपरीत कोई पार्टी हो तो हम फिर भी उसका साथ देंगे, अगर गरीबों का, अगर पिछड़ों का, अगर महिलाओं का, जवानों का, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उससे भला हो रहा हो। और ये हम बार बार कहते आए हैं, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल हो, चाहे ये भी हो, तो हम साथ खड़े हैं। लेकिन हर चीज में आपको सरकार को बताना पड़ेगा, अपनी मंशा क्या है वो सामने बतानी पड़ेगी। आप बात करते हैं नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, आप बात करते हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आपने 4.5 साल पहले इस देश की जनता से, इस देश के नौजवानों से, इस देश के लोगों से वादा किया था कि आप हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहां है वो 2 करोड़ रोजगार? 2 करोड़ रोजगार तो आप छोड़िए, नया रोजगार भी कुछ नहीं आया। तो 10 करोड़ रोजगार जो देने का वादा था वो कहां है? उसका जवाब नहीं है। आप आरक्षण कहां पे देंगे? सरकार ने खुद माना है लोकसभा में कि 24 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, उनको आप कब भरेंगे? राधिका जी, मेरा सवाल तो यही है कि इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां, फिर भी आप लोग इसका सपोर्ट कर रही हैं। कमियां आप गिना रही हैं लेकिन इसका सपोर्ट कर रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं मजबूरी है आपके सामने। बार बार हम प्रधानमंत्री जी को, मजबूरी नहीं है, हमने जैसे कहा, अगर जैसे वो कह रहे हैं कि हम सशक्त करेंगे, हम ये देंगे, करिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, करिए ना, करके दिखाइए, पर वो कर नहीं पाएंगे। फिर यही तो प्रॉब्लम है। ये बार बार देश की जनता के अंदर एक भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाएं सशक्त हो, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हो, बार बार एक भ्रम फैलाते हैं।
कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता के साथ खड़ी है। 4.5 साल से भ्रम फैलाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल खाली है, साफ है, कुछ है ही नहीं। एफबी भरने की जगह नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। एफबी तो उसको मिलता है जिसने कुछ काम किया हो, कुछ तो मेहनत करी हो। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तो लिखे भी क्या, नंबर भी क्या दे, नंबर भरने की भी जगह नहीं है। तो 4.5 साल, और उसका नतीजा हमने इन 5 राज्यों में भी देखा। तो आप बोलते तो बहुत है, वादा तो 15 लाख का भी किया था कि हर अकाउंट में आएंगे, वादा तो अच्छे दिन का भी किया था। आए अच्छे दिन किसके? सिर्फ एक आदमी के अच्छे दिन आजकल चल रहे हैं। बीच बीच में अमित शाह जी के बेटे के भी आ गए थे। तो जनता के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में। ये सरकार 4.5 साल से इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अब्दुल हफीज गांधी साहब भी जुड़ गए हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। कहते हैं ना कि अब्दुल हफीज गांधी जी के सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आरक्षण के मामले पर, रिजर्वेशन के मामले पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कुछ उनकी हालत ऐसी ही है हफीज जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस। मुखालिफत भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उस पर ना नुकुर भी। इसे कैसे क्या समझा जाए इसे? अबू हरैरा साहब, समाजवादी पार्टी जो वंचित तबके हैं, गरीब तबके हैं, उनको समान अवसर मिलें, जो संविधान की मंशा है, उस पक्ष में हमेशा खड़ी हुई है। और अभी भी हमारा मानना है, और इस बिल को हम इसलिए भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें जो सामान्य वर्ग है, अगर उस गरीब तबके को कुछ मिलता है तो हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट है। लेकिन हमारा जो विरोध है, वो विरोध है कि आप इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता का, बड़े नेता का पिछले 4.5 साल में कोई ऐसा बयान देखने को नहीं मिलता जहां पर उन्होंने सामान्य वर्ग के, गरीबों के रिजर्वेशन की बात की हो। यानी कि ये, अगर आप विंटर सेशन के 2 दिन खत्म होने से पहले कोई मूव लेकर आएंगे तो सीधा सीधा माना जाएगा कि आपकी मंशा गरीब तबके को, वर्ग को फायदा पहुंचाने की नहीं है, बल्कि चुनाव में अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की है। तो इन प्रिंसिपल हम रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम हर तरीके के रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं। हम जानते हैं कि जो सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस है, उसका वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है रिजर्वेशन। तो इन प्रिंसिपल हम रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं। लेकिन इसकी निटी ग्रिटीज क्या होंगी, अब मैं आपको 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं। पहला ये कि इसमें यह भी देखना है, क्योंकि यह बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, संविधान में संशोधन की बात है, अमेंडमेंट की बात है, यह कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा। तो हमें पार्लियामेंट के अंदर इसमें डिटेल में डिबेट करनी चाहिए थी। इसको एक-एक पॉइंट पर हमें डिबेट करनी चाहिए, ताकि जो कानूनी अड़चने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 1992 का जो फैसला है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसको भी हमको देखना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट दी है, उसको भी हमको देखना है। हमको यह भी देखना है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन मना किया है। तो बहुत सारे कानूनी पहलू थे। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से बिल लाया गया और जिस बिल पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई और आनन फानन में इसको पास कराने की कोशिश की गई, तो चूंकि हम इन प्रिंसिपल आरक्षण का समर्थन करते हैं, और इसलिए जो गरीब तबका है जिसको आरक्षण मिलने वाला है, वो ये ना समझे कि समाजवादी पार्टी इसके अगेंस्ट है, तो इन प्रिंसिपल हमको समर्थन करना पड़ा। लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, ताकि इसके प्रोज एंड कॉन सामने आ जाते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट व्यूज हैं, और उन व्यूज को भी डिस्कशन पे लाना चाहिए था। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट है जहां पर यह कहा गया है कि जो क्राइटेरिया सरकार लेकर आ रही है, 8 लाख का क्राइटेरिया, इसमें 95% ऐसे लोग हैं जिनका फैमिली इनकम जो है इस क्राइटेरिया में आ जाएगा। अगर आप कृषि क्षेत्र में बात करें तो 86.6% किसान ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे। अगर आप 1000 स्क्वायर फुट का मकान देखें तो करीब करीब मैं समझता हूं कि 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे। यानी कि ओवरऑल इस देश की जो 90% आबादी है, और यही कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग की आबादी भी होगी, तो 85% लोग जब इसमें आ जाएंगे अंदर, तो फायदा कहां मिलेगा। और एक और बात मैं आपको संवैधानिक उठाना चाहता हूं, मैं यही कह रहा हूं अब्दुल हफीज गांधी जी कि बहुत सी कमियां आपने गिना दी, बहुत से इसमें अड़चने आपने गिना दी, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट में खड़े हैं। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी के इस मास्टर स्ट्रोक ने आप लोगों को मजबूर कर दिया, मजबूर हैं आप सपोर्ट करने के लिए। देखिए, मास्टर स्ट्रोक नहीं है, मास्टर स्ट्रोक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन जो सिद्धांत है, चूंकि हम उसके साथ खड़े हैं, तो हम सिद्धांत का अपोज नहीं कर सकते। लेकिन हम दीपक पांडे चर्चा होती, मायावती जी कहती है कि रिजर्वेशन का मामला एक छलावा है, फिर भी उन्होंने हिमायत की, उन्होंने अच्छा कदम बताया। मतलब यहां भी मजबूरी झलक रही है।
अबू भाई, मैं देखिए बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी है शुरू से ये मांग करती रही है कि जो जनरल में भी जो लोग गरीब तबके के हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। कई बार ये राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी बात उठाई जा चुकी है। कई बार हमारे जो मीटिंग्स होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें खुल करके हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी बोलती रहती हैं कि इनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी इस चीजों 4 साल से लगातार इसको निगलेक्ट करते आई। लेकिन उसे लगा कि जब यूपी में सपा बसपा एक होते हुए दिखी, उसे लगा कि अब कुछ नहीं है। तो एक कहावत होती है कि भागते भूत की लंगोट भली। तो क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि अब इनके हाथ से सत्ता भाग रही है, तो इनको जो भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, ऐसे कर दे रहे हैं। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि क्या हुआ, जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय तमाम टाइप के अर्थशास्त्री, जो अर्थशास्त्र के लोग आ गए थे, आकर के बता रहे थे कि ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। लेकिन क्या हुआ कि वो कि 2 साल बाद आज अगर किसी बीजेपी के नेता या किसी उस समय के अर्थशास्त्री से पूछ लोगे तो वो उनके ऐसे बिलबिला जाते हैं जैसे लगता है आपने क्या पूछ लिया हो। तो वही ठीक चीज होने वाली है। ये जो चुनावी कोटा बांटा जा रहा है, चुनावी कोटा की असलियत अभी जैसे कि हफीज भाई ने गिनाया है कि बताइए, मैं बता दे रहा हूं, देखिए क्या 90% लोगों को, जो मतलब क्या है कि 90% जनरल को 10% में शिफ्ट कर देंगे और जो बचे 10% और 40% का मजा लेंगे। तो वो जो क्या होगा कि ये चीज देखने को मिलेगी। अभी क्या होगा कि जो कुछ लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं इन सब चीजों को, जब ये कभी वैकेंसी आएगी, अभी 2 दिन बाद कोई वैकेंसी आ जाए, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या है। नोटबंदी जैसा ब्लंडर है, ये ऐसा ब्लंडर है जैसे नोटबंदी का ब्लंडर आज तक संभाले नहीं संभला है। इसी तरह के ये जनरल कोटा जो दिया जा रहा है, सरकार ने ब्लंडर किया, लेकिन उस ब्लंडर पे भी आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल करना पड़। देखिए क्या, अगर हम इसको सपोर्ट ना करें, देखिए क्या होता है कि एक कहावत है कि क्या होता है कि अगर बच्चे जो होते हैं मांग करते किसी चीज की, अगर उसे नहीं करोगे तो रोएंगे। तो क्या रोएंगे कि विपक्ष ने हमें करने नहीं दिया। भाई लोग कर लो। विपक्ष इनका क्या था, अगर हम इन्हें विरोध करते तो सीधे सीधे कहते कि हमें विपक्ष नहीं करने दे रहा है। हर चीज में तो आज तक इनको कांग्रेस रोकती आई है। उसके बाद बची सची काम तो अभी हम लोग कहें कि चलो करके देख लो, क्योंकि नोटबंदी इन्होंने किया। नोटबंदी के समय इन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें की थी। क्या हुआ नोटबंदी, आज नोटबंदी पे कोई बात नहीं करता है। ऐसे 4 महीने बाद अगर कोई वैकेंसी आ जाएगी तो लोग जनरल कोटा भी नहीं बात करेंगे, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे कानून मंत्री को पता नहीं है उन्हें कि क्या होने वाला है। ऐसे ही हमारे वित्त मंत्री को नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली है। तो किसी को कुछ पता नहीं होता है, जो भी दिमाग में आता है हो जाता है। और उस पर क्या हुआ, कभी डेटा कोई एनालिसिस हुआ नहीं कि डेटा क्या है। अभी बताइए, एक भी डेटा मांग लिया जाए किस बेस पे आप जनरल आरक्षण कर रहे हैं, वो नहीं है। बहुत कुछ है अभी बताने के लिए। 1 घंटे की डिबेट है, यहाँ पे 4 घंटे की डिबेट हो सकती है इस पे। देखिए क्या ये सब चीजें राज्यसभा या लोकसभा में होनी चाहिए थी। मनीष यादव, आरजेडी ने तो आज राज्यसभा में झुंझुना तक दिखा दिया। हालांकि सरकार की नियत और नीति पर आरजेडी ने सवाल उठाया है, लेकिन फिर भी मजबूरी कि भाई सपोर्ट करना पड़ रहा है, हिमायत करनी पड़ रही है। कोई मजबूरी नहीं है। हमारी पार्टी का शुरू से मानना रहा है कि समाज के सभी तबकों को लेकर उनका जो वीकर सेक्शन है समाज के हर वर्ग का, उसको आगे बढ़ाना है और उसको समाज की मुख्य धारा में लाना है। हमारा भी मानना है कि ऐसे लोगों का को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जिस रूप में और जिस समय जो टाइमिंग है वो बिल्कुल आईबास है। इस पर एक बड़ी डिबेट की जरूरत थी। और जिस तरह आनन फानन में इस बिल को लाया गया है कि सत्र खत्म होने वाला है और आनंद फानन में बिल लाया गया और चुनाव को ध्यान में रखकर जो बिल लाया गया, हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज के सभी तबकों का विकास हो। हमारी पार्टी ने मांग की है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट जिस पर कुंडली मार कर यह सरकार बैठी हुई है, उस जातीय जनगणना की रिपोर्ट को पहले सार्वजनिक किया जाए और जो समाज में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं कि हर तबके को लाभ मिले। हर लोग इस देश के नागरिक हैं और उनका विकास हो और उनका पूरा विकास हो। हम इस पक्ष में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जिसको आप कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, ये एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये उसने ब्लंडर कर दिया है जिसका खामियाजा उनको 2019 में समझ में आएगा। रिफत जावेद, देश जो सवर्ण तबके हैं वो यह समझ रहे हैं कि ऐन वक्त पर इन्होंने जो घोषणा की है ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जाएगा। ठीक है, और उसका ये लाभ लेना चाहते हैं। रिफत जावेद, अभी जैसा कि मनीष यादव कह रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक इसे न कहा जाए, आपने मेरे सवाल पर भी पहले कहा था कि इसे मास्टर स्ट्रोक न कहा जाए। जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं सब मजबूर हैं सपोर्ट करने के लिए। सबको एक तरह से मजबूर कर दिया है सरकार के इस कदम ने। अब बताइए कि इसे क्या कहा जाए।
देखिए अबू हुरैरा, ऐसा है कि ये तो सियासी पार्टियां हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बखूबी ये पता है कि सियासी पार्टियों की कमजोरी क्या होती है। जब आप सबसे पहले ये देखें कि इस ऐलान की क्यों जरूरत पड़ी, ये जो 10% रिजर्वेशन की क्यों जरूरत पड़ी। जब आप गवर्नेंस में फेल होते हैं, आपने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को आप नौकरी देंगे, गोया के 5 साल का वक्त आपने यूं ही जाया कर दिया। जो 10 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे सकते थे वो आपने नहीं दिया, या आपने एक्सपेक्टेशन मैनेज आप नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा वादा कर दिया था उस वक्त इलेक्शन जीतने के चक्कर में, तो उसकी वजह से अब आपको यह ऐलान करना पड़ा। मेरा यह कहना यह है कि किसी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में या जो भी कंट्री अगर डेवलपमेंट की राह पे गामजन है तो वहां पे आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो तमाम सहूलियात अगर आप लोगों को, सिटीजन को इक्वली अगर फराहम कर रहे हैं तो वहां पे आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजर्वेशन की जरूरत आप तब करते हैं जब आप अपनी गवर्नेंस में फेल होते हैं। यहां पे 5 साल में चूंकि सरकार फेल हो गई है तो अब इन्होंने ये ऐलान कर दिया है। अगर उन्होंने मिसाल, आपको एक छोटी सी मैं छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि आपको कहीं पे दाखिला लेना है किसी स्कूल में, अगर आपका बेसिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बेहतर हो कि वहां पे पढ़ने वाला है गरीब से गरीब बंदा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ शाना बशाना अगर चल सकता हो तो वहां पे आपको रिजर्वेशन की क्यों जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस काबिल अगर एक लोगों को बनाते हैं जो सरकारी क्या प्राइवेट नौकरी के में भी अपने बलबूते पे जाकर के नौकरी पा सकता है तो फिर आपको रिजर्वेशन की क्यों जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप रिजर्वेशन दे करके, ये तमाम सियासी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है, माफ कीजिएगा मैं बीजेपी को नहीं कहता हूं, ये सिर्फ आज नहीं हुआ है बीजेपी के जमाने में। जब बाबा साहब अंबेडकर ने जब ये रिजर्वेशन की बात की थी तो उन्होंने ताक़यामत तक के लिए इसका नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि एक मुख्तसर अरसे तक इसका किया जाएगा ताकि जो दबे हुए कुचले हुए जो लोग थे हमारी सोसाइटी में वो भी इस पे आ जाए। लेकिन अब ये 70-75 साल के बाद भी आज भी अगर हम उसमें बजाय कमी के उसमें और इजाफा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि ओवरऑल जाहिर सी बात है कि अब ये रिजर्वेशन कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों के लिए एक बैसाखी बन गई है। अब्दुल हफीज गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब का ख्वाब था कि जो पिछड़े हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन रिजर्वेशन की एक हद होनी चाहिए, जैसा कि रिफत जावेद बता रहे थे। लेकिन अब क्या वाकई में सियासी पार्टियों के लिए यह रिजर्वेशन एक बैसाखी बन गई है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की थी कि वो बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो यहां पर एक मैं समझता हूं कि क्लैरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है विधानसभाओं में और उसमें कि यहां सीट रिजर्व, उसकी रिजर्वेशन की बात की थी, वो ताक़यामत नहीं हो सकता है। लेकिन जहां तक ये रिजर्वेशन है, क्योंकि समाज अभी भी अनइक्वल है। देखिए, रिफत साहब बहुत आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पर सबको जो अपॉर्चुनिटीज है वो सबको इक्वल फराहम होंगी, सबको इक्वल दी जाएंगी। क्या आप मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स खत्म हो जाएंगे? क्या आप मानते हैं सरकारी स्कूलों को जो कुछ सुधरना चाहिए, बल्कि ज्यादातर स्टेट में आज भी एजुकेशन वहां पर सही नहीं है, तो वहां पर जो बच्चे निकलते हैं वो कंपीट नहीं कर सकते। और जो रिजर्वेशन या अफर्मेटिव जो एक्शन होते हैं उसका सीधा सीधा मतलब होता है वो इक्वालिटी को फर्दर करते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रीट ऑल एज इक्वल्स, क्योंकि वहां अनइक्वल्स हैं। और अगर आप सबको इक्वल ट्रीट करेंगे तो वहां इनइक्वालिटी हो जाएगी। और रिजर्वेशन का यही मकसद है कि उसको रिजर्वेशन देकर आप जो है थोड़ा सा पुश अप करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज हैं, एक्यूमुलेटेड एट्रोसिटीज हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, और हमारे इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन है। चूंकि इस तरह के लोग मानसिकता के इंस्टीट्यूशंस में बैठ जाते हैं, उसकी काट सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन हो सकती है। वरना मैं आपको बता दूं कि इस तरह की मानसिकता सिर्फ इसी देश में नहीं, विदेशों में भी आपको मिल जाएगी, जिसको मैं इंस्टीट्यूशनल बायस कहता हूं कि वो इंस्टीट्यूशन में है। वो नहीं चाहते कि ब्लैक्स जो है मीडिया में आए, वो नहीं चाहते कि ब्लैक्स पब्लिक सेक्टर में आए। और यहां पर है कि जो वंचित तबके हैं, जो बैकवर्ड तबके हैं, बहुत सारे लोग इस समाज में ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो बैठें। और इसीलिए आप देखिए, एक खास तबके की पॉपुलेशन आपको पब्लिक सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलेगी। जितनी भी A-B-C सर्विसेज हैं उसमें परसेंटेज उठाकर देख लीजिए कि किन लोगों की ज्यादा है। मेरे पास आंकड़ा है, मैं अगर पढ़ूं ए सर्विसेज में तो करीब 76% लोग एक वर्ग के आते हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन और एसटीज का रिजर्वेशन वहां पर कम है। तो जिस समाज में इनइक्वालिटी हो, जिस समाज में रेशियल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, जिस समाज जो कि इनइक्वालिटी पे बना हो, उस समाज में कहीं ना कहीं पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। और रिजर्वेशन इज वन ऑफ द मींस ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन एक्शन। तो मैं रिफत साहब की बात से एग्री तब करता जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हर जगह, लेकिन ऐसा हमारे समाज में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, रिफत आपका जवाब दे रहे हैं जी। रिफत, नहीं,
मैं मुख्तसर ये कह दूं कि चूंकि हाफिज साहब ने जिक्र किया फॉरेन का, मैं यूके में मैंने जिंदगी के 13-14 साल गुजारे हैं वहां पे, और वहां पे भी ब्लैक की एक बड़ी तादाद है। मैं जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था वो सियासतदानों की ईमानदारी की तरफ कर रहा था। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जितने हम एलोकेशन बजट एलोकेट करते हैं, चाहे एमपीज फंड में हो, एमएलए फंड में हो, और उसको अगर ईमानदारी के साथ अगर हम खर्च करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि 75 साल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी इतना नाकारा होगा कि हमें वहां पर रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। हमारे रूल ऑफ लॉ इतना इनकम्प्लीट होगा कि वहां पर हम एक पिछड़े तबके के लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते। देखिए, ये सियासतदानों के लिए जो आपने अबू हुरैरा ने कहा कि ये वोट, आपने कहा बैसाखी का जिक्र, मैंने कहा ये वोट हासिल करने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर आप इतनी संजीदगी से अगर आप गवर्नेंस पे ध्यान दें तो मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी सोसाइटी में। राधिका खेर, आप कितनी सच्चाई इसमें मानती हैं कि रिजर्वेशन को एक हथियार बना लिया है सियासी पार्टियों ने? माजी में, ये पास्ट में कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया है। देखिए, जैसे कि अगर कोई आर्थिक तौर से गरीब है या किसी और चीज़ के रिजर्वेशन चाहिए होती है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद तो करनी पड़ेगी। अगर कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो आगे नहीं बढ़ पाया है तो उसको आपको सशक्त तो करना है। कैसे सशक्त करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन सारी पार्टियां ये करती आई हैं, आप हर पार्टी को एक ही अम्ब्रेला के अंदर नहीं डाल सकते। लेकिन सवाल ऐसे आपके भी जहन में तब आएंगे जब हम आज के हालात पे बात करेंगे। बहुत पीछे नहीं जाते, हम आज की चर्चा करते हैं। आज जब 4.5 साल से, ये तो है नहीं कि ये चीज पहले नहीं थी, 4.5 साल, अब तो 90 दिन ही रह गए, इतने टाइम ये सरकार सोती रही। अगर वो सच में लोगों को सशक्त बनाना चाहती थी और सच में राजनीति नहीं कर रही थी या उनकी मंशा सही थी तो वो पहले क्यों नहीं जागे? कांग्रेस पार्टी ने 2010-11 में, मैं आपको याद दिला दूं, हमारी जब यूपीए की सरकार थी तो हमने बना था कमजोर जो गरीब लोगों के लिए, उनके लिए एक आयोग का गठन किया था। बिल्कुल। और उसमें भी ये सामने आया था कि 10% रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। तो ये चीज तो किसी से छुपी नहीं थी, ये भाजपा की सरकार को भी पता थी। और वो अगर इतनी ही बात करते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करते हैं, तो करते ना काम। इतने दिन क्यों सो रहे थे? आपको तब इनका दुख नहीं दिखा? आपको हर चीज आखिर में क्यों दिख रही है? क्योंकि आपने देखा कि आप चुनाव हार रहे हैं तो अब आपको सडनली याद आ गए। और कैसे करेंगे आप ये तो बताइए ना। आपने जो आज तक वादे करे हैं वो आपने पूरे नहीं करे। आप कहां पे रिजर्वेशन देंगे? नौकरियों में देंगे? कहां है नौकरियां? पहले ये तो बताइए, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका रोड मैप क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि 10% रिजर्वेशन में कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज, खासतौर से मुसलमानों की भी हिस्सेदारी होगी, लेकिन यह हिस्सेदारी कैसे होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ब्रेक के उस पार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं इसी इशू पर। तो अपर कास्ट के पसमानदा तबकात को 10% रिजर्वेशन देने का बड़ा कदम मरकजी सरकार ने उठाया, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस कदम का सरकार 2019 इंतखाबात में फायदा उठा पाएगी? और बड़ा सवाल यह भी उठता है कि मुसलमानों का इस रिजर्वेशन में 10% में कितना हिस्सा होगा, या क्या इसके लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक के बाद मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अश्वनी उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। अश्वनी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से अश्वनी उपाध्याय जी डिबेट में आपने आने में देरी की, मुझे लग रहा है कि अपर कास्ट के पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन देने में भी उसी तरह से आप लोगों ने देरी कर दी है और आपकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, ये तो सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि इसके पहले नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया? इंदिरा जी थी 2 बार प्रधानमंत्री, उन्होंने क्यों नहीं दिया? राजीव जी के पास ऐतिहासिक बहुमत था 400 सीट से ज्यादा, उन्होंने क्यों नहीं दिया? 2 बार राजीव जी बने, उन्होंने क्यों नहीं दिया? नरसिम्हा राव जी ने क्यों नहीं दिया? बीपी सिंह ने क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं बनेगा। हम ये नहीं कहना चाहते उन्होंने क्यों नहीं दिया। अगर आप ये कहेंगे हमने देर से दिया, तो हम तो ये भी कहेंगे कि नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव जी से लेके नरसिम्हा राव जी ने क्यों नहीं दिया?
बात यह है कि ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नहीं, 2010 में तो एक कमीशन बना था ना, पिछड़े जो वर्ग थे। रिजर्वेशन है जी, मुझे अपनी बात पूरी कर दे 2 मिनट। मुझे लगता है शायद आपके सवाल का जवाब उसमें ठीक है। जी जी जी, मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं वो भी बताने आपको जा रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं पर डे। ये देखना, मैं देखता रहता हूं वहां क्या क्या हो रहा है जी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि 2 बार ऐसा सरकारों ने करने की कोशिश की और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट में जब कोई आप चीज चैलेंज करते हैं या कुछ आप करते हैं तो आपको उसके पीछे दिखाना पड़ता है। सही। आप कानून तो बना रहे हैं लेकिन कानून को पावर कहां से मिलेगी, कानून को शक्ति कहां से मिलेगी? वो संविधान से मिलती है। संविधान में अगर नहीं लिखा है, आप खाली खाली कानून बना देंगे तो वो चीज वहां पे सरवाइव नहीं करता, वो उसको स्ट्राइक डाउन हो जाता है। इसीलिए अभी कानून तो बाद में बनेगा। हमने कानून नहीं बनाया, हमने अभी फाउंडेशन रख दिया। एक कहावत है ना कि अगर आपको 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान बनाना तो आपको फाउंडेशन, तो बुनियाद पहले रखनी पड़ती है। सही। हमने एक मजबूत फाउंडेशन रख दिया संविधान में संशोधन करने का। हाँ, अब हमने बुनियाद रख दिया है। इसके बाद अभी आधा हो जाएगा, उसके बाद ये कानून अपना संविधान संशोधन हो जाएगा, उसके बाद कानून बनेगा, उसके बाद क्राइटेरिया तय होगी। सभी राज्य अपने अपने राज्यों में डिसाइड कर देंगे कि कहां पे कितना, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जा रही कि नहीं कि 5 एकड़ और 8 लाख रुपए, नहीं। वो उत्तराखंड का अलग होगा, तेलंगाना का अलग होगा। बिल्कुल, यानी राज्यों के लिए कैटेगरी, बिल्कुल उसके लिए मैकेनिज्म और रोड मैप अलग होंगे। अब्दुल हफीज गांधी साहब, राधिका आपके पास भी आता हूं। अब्दुल हफीज गांधी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी, मनीष आता हूं आपके पास भी। जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पावर मिल जाएगी, लेकिन चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी भी चैलेंज होती है। जो आपने अमेंडमेंट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर में ये तय करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। तो जो आप पावर की बात कर रहे हैं उसका तो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को करना है, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी इस तरह के प्रयास किए गए हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को नापा है। और इंदिरा साहनी ऐसा ही एक केस था जहां पर जो है रिजर्वेशन के प्रावधानों को जो संविधान में दिए गए थे उनकी वैलिडिटी संविधान में बना दी। देखिए, पहले नहीं पता, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी फैसला आपने लिया है, देखिए उसके लिए डिस्कशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केवल संविधान चैलेंज नहीं हो सकता। कैसे रुकेगा, कैसे नहीं रुकेगा, संसद में हमें इसकी मजबूती कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने मौका दिया ही नहीं। आपने 2 दिन का मौका दिया, आपने तो जल्दबाजी की ना, आपने तो 2 दिन का मौका दिया, आपने तो डिस्कशन होने नहीं दिया कि कैसे हम इंदिरा साहनी के केस से बच सकते हैं, कैसे 50% की लिमिट से बच सकते हैं, कैसे इसकी संवैधानिकता को और मजबूत किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट इसकी वैलिडिटी अपहेल्ड कर दे। तो आपने तो मौका ही नहीं दिया। आपको तो राजनीति करनी थी। आप उसी बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। चुनाव हारे हैं, आप उसी बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। चुनाव हारे हैं, उसकी भरपाई करनी चाहिए। आप उसी चीज को बार-बार रिपीट करें। सवाल तो सुनिए ना। सामान्य वर्ग का मतदाता आपसे नाराज है। नहीं हुरैरा जी, सुनिए। ठीक है। अरे अब्दुल हफीज गांधी जी, आधे घंटे क्या संवैधानिक, आप संवैधानिक, ठीक है। अश्विनी जी अब जवाब दीजिए। अश्विनी जी जवाब दे दीजिए। क्या संवैधानिक संशोधन इतनी जल्दबाजी में किए जाते हैं, मुझे आप बताइए। इतना बड़ा ठीक है, सुन लीजिए अब्दुल हफीज गांधी होनी चाहिए। अब्दुल हफीज जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए अश्विनी जी का। जी, अरे आप उसी सवाल को 10 बार मत रिपीट करिए साहब। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है अगर वो इलीगल है तो। कोई कानून चैलेंज किया जा सकता है, कोई संविधान का अंग चैलेंज किया जा सकता है। और मैं उससे आगे आपको बताता हूं, जो चीज कहीं कानून में नहीं है, जो चीज कहीं संविधान में नहीं है, वो भी चैलेंज की जा सकती है। और ट्रिपल तलाक का पहला पिटिशनर मैं हूं। बाद में मुस्लिम बहनें बाद में आई हैं। ट्रिपल तलाक सबसे पहले चैलेंज करने वाला मैं ही हूं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, कुछ भी चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई चीज इलीगल है, वो इमोरल है, अगर वो कहीं न कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो इसको जिसको चैलेंज करना होगा चैलेंज करेगा। लेकिन वो उस चीज की व्यवस्था पहले की गई है, हमने उसको डिफाइन कर दिया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन होगा वो हमने डाल दिया है। आगे राज्य सरकारें डिफाइन कर दिया। अभी तो आप बोल रहे हैं कि कुछ इसका निर्धारण ही नहीं हुआ है। आप कैसे 2 बात कर रहे हैं? अभी 2 मिनट के अंदर आपने 2 बात कर दी। अभी आपने बोला कि अभी डिसाइड नहीं किया गया 8 लाख या 5 बीघे एकड़। आपने ऐसा कुछ तो अभी बोला कि डिफाइन नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए अलग होगा, उत्तराखंड के लिए अलग होगा। अब आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकल वेक से मैंने डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया बताइए। जहां तक चैलेंज करने की
अरे आपको अगर संविधान की जानकारी नहीं तो सुन तो लीजिए साहब, अगर नहीं जानकारी सुन लीजिए। नहीं, संविधान की जानकारी हमें आप मत बताइए। आप यहाँ आकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आप दलील दे रहे हैं जो कि किसका कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए क्या तैयारियां की थी, जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कितना डेटा इकट्ठा किया था इसको तैयार करने के लिए, कितने लोगों से राय ली थी आपने, क्या किया था बताइए। आप ये पहला ऐसा कानून है, सुप्रीम कोर्ट की बात घुमा रहे हैं, ये पहला ऐसा कानून है देखी जाएगी जिसमें पिटिशन वहां जाएगा, वहां लोग आएंगे। ये पहला ऐसा कानून है जिसमें सभी धर्मों को लाभ होगा। आप बताइए कि इसमें हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को। आप हिंदू मुसलमान पहला ऐसा कानून है ईसाई को। ठीक है, लेकिन अश्वनी उपाध्याय जी ये सवाल तो वाजिब है कि तैयारी आप लोगों ने क्या की थी, रोड मैप क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से इसे लागू किया जाएगा। इस तरह डेटा आप कर रहे हैं, आप इसमें पूरी तरह से फेल होगा। आप यहाँ अश्वनी जी मेरे ख्याल से ये सवाल वाजिब है, इसका जवाब बनता है। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। ऐसे देखिए, पहली बात तो मैं आपको हुरैरा साहब बता दूं, वो अभी जो ये सज्जन बोल रहे हैं ये एक ही सवाल को करीब 10 बार बोल चुके हैं पिछले 5 मिनट के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इसके आधे घंटे पहले बहस में यही रिपीट कर रहे होंगे। अगर उन्होंने सवाल पूरा कर लिया तो सुन तो ले पहले। मुझे लगता है वो इसी टीवी पे लगता पूरी जंग जीत लेना चाहते हैं। ठीक है अश्वनी जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, तैयारी क्या थी? करिए, टाइम मत खराब करिए। हाँ, मैं आपको तैयारी बताता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी के पास भी अच्छे वकील हैं, जेटली जी जैसे वकील हैं, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल है भारतीय, और कोई भी सरकार हो उसके पास लॉ मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री होती है, उसमें अच्छे लोग बैठे होते हैं। अजीब बात करते हो, नोटबंदी कर दिया जेटली जी को पता है नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को नोटबंदी ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। जेटली जी का फैसला ही सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। सीबीआई आप थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, आप थोड़ा सभ्यता का परिचय हम दे रहे हैं। आप दूसरी बात में आपको बता रहा हूं, ऐसे 9 बजे आया आकर के घुमा रहे हैं बस खाली, यही दिक्कत है। आप लोग किसी चीज को, जो चीज आपको सामने रखनी चाहिए उसे आप रखने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, अश्वनी जी का जवाब हम सुन लेते हैं। अश्वनी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, बीच में आपके कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं। सबसे पहले संविधान में जब चेंजेस होते हैं, पहले संविधान बनता है, उसके बाद कानून बनता है। ये संविधान केवल राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इनेबल कर रहा है, पावर दे रहा है कि हाँ अब आप 10% दे सकते हो। अब इसके बाद वो बनेगा कानून, उसके बाद बनेगी गाइडलाइन कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात हुरैरा साहब मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला ऐसा कानून है। रिजर्वेशन पिछले 70 साल से चल रहा है भारत में। पहले SC/ST को चलता रहा, उसके बाद 27% OBC भी जुड़ा। रिजर्वेशन कोई पहली बार नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा रिजर्वेशन है जो टोटली कास्ट एंड रिलीजन फ्री है, जिसमें कोई भी जाति और धर्म का ध्यान नहीं रखा गया जी। ये केवल और केवल जो गरीब है, वो कहते नहीं गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल ये उसी पैटर्न पे रखा गया है। कैसे करना है आगे, बिल्कुल अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप हैदराबाद में बैठे हुए, अगर तेलंगाना की सरकार को लगता है कि उनके यहां केवल 4 लाख रुपए पाने वाला 4 लाख रुपए वाले को मिलना चाहिए तो वह 4 लाख रुपए वाले को मिलेगा। अगर यूपी वाले को लगता है नहीं उसको 5 लाख रुपए तक वाले को रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो यूपी में 5 लाख मिलेगा। किसी राज्य को, दिल्ली को लगता नहीं उसके यहाँ 8 लाख तक वाले को मिलना चाहिए तो दिल्ली में 8 लाख वाले मिलेगा। इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी पहला स्टेप है, मुझे लगता है सबको स्वागत करना चाहिए। मुझे नहीं पता है कौन विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अश्वनी उपाध्याय जी मेरे ख्याल से आपकी बात कंप्लीट हो गई। अश्वनी उपाध्याय जी सवाल उठाया जा रहा है कि रोजगार आपने कितना दिया है, जो कि मनीष यादव RJD के स्पोक्स पर्सन वो भी यही कह रहे हैं कि 4.5 सालों में रोजगार आपने कितना दिया है। ये आईवास करना बंद कीजिए। आप 4.5 साल जो है पूरे दुनिया का भ्रमण प्रधानमंत्री ने किया, कोई टापू को इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ की ये नहीं गए, और भारत के लोगों के पैसे से मैं बता रहा हूँ, मैं रोजगार के आंकड़े आपको देता हूँ, निवेश नहीं ला सके। ये चीन की रोजगार के आंकड़े थे और चीन के साथ बैठ के झूला सुन तो लीजिए साहब, आपकी बात पूरी हो गई, दिखा रहे थे और पाकिस्तान के साथ जो है गलवहियां करने लगे। सबसे ज्यादा साहब हमने 22 की बात करते हैं। ठीक है, मनीष जी सुन लीजिए, रिफत आपके पास मैं आता हूं, इसके बाद मुस्लिम इश्यू पर भी हम बात करेंगे। देश का चौकीदार जिस चौराहे पर जो है आपको सजा देना है, मुझे चढ़ा देना। मनीष अब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। रोजगार अश्वनी जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। नौकरी नहीं होती।
जी अश्विनी जी, रोजगार का मतलब क्यों सरकारी नौकरी नहीं होती है। रोजगार का मतलब व्यक्ति का परिवार चलना चाहिए, रोजगार का मतलब पकौड़ा बेचना होता है, पैसा आना चाहिए, उसके लिए हमने 1 करोड़। आप चिंता मत करिए, आने वाले चुनाव में आपको पकौड़ा मिलने वाला है। क्या हुआ? आप लोग जो पकौड़े वाला का मजाक करते हैं ना, आने वाले टाइम में पकौड़ा आपको मिलेगा। आप 12 करोड़ लोगों को पिछले 5 साल में 12 करोड़ लोगों को लोन देंगे, उसका अपना काम शुरू कर दिया। किसी ने अपनी दुकान शुरू किया, किसी ने अपना व्यापार शुरू किया, किसी ने अपना दूध का धंधा शुरू किया, किसी ने अपनी छोटी सी फैक्ट्री डाली, किसी ने अपनी मीडियम फैक्ट्री डाली, सबने फैक्ट्री डाली है। किसने फैक्ट्री डाली? 12 करोड़ लोगों को हमने सीधे जो लोन दिया है, आनंद हो रही है, इसका बता दीजिए। जब एक रोजगार शुरू होता है रोजगार मिलता है, और आज आप एक तरीके से 36 करोड़ लोग रोजगार दे दिया आपने। आपने सवर्णों का सबसे बड़ा नुकसान किया इस देश का, और पूरे देश की आम आबादी 50,000 ठीक है। लोगों को 50,000 लोन मिला। 50,000 लोन में बताइए। दीपक मैं आऊंगा, दीपक मैं आपके पास आऊंगा। रिफत जावेद मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि इस 10% रिजर्वेशन में कहा जा रहा है कि मुसलमान या क्रिश्चियन या जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा। अगर हम मुसलमानों की बात कर लें, कहां से आपको लगता है कि किस तरह से मुसलमानों को फायदा होगा, या कितना हिस्सा मुसलमानों का होगा, उनके लिए क्या कुछ रोड मैप होगा? अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, मुसलमानों को किस तरह से इसमें फायदा होगा, उन्हें किस तरह से रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि ये सवाल तो आप उनसे कीजिए जो बिल लेकर के आए हैं, चूंकि ये बहुत ही लाजिम है ये पूछना कि जब आप कोई फैसला कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इस इलाके में एक स्कूल खोलना है तो मैं पूरी तहकीक करूंगा उस पर कि यहाँ पे जो इलिटरेसी कितनी है और यहाँ पे स्कूल खोलने को हम जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, और यहीं पे क्यों खोलना है, दूसरे इलाके में क्यों नहीं खोलना है। तो अगर आप ये 10% अगर लेकर के रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हैं तो जाहिर बुनियादी तौर पे आपको ये रिसर्च पहले कर लेना चाहिए था कि जो अपर कास्ट है या जनरल कैटेगरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसका कितना बड़ा उसका ये है, और उसमें फिर आप ये डिवाइड कर ले। अभी अश्विनी साहब ने जो बयान दिया उससे मुझे एक चीज ये समझ में यह बात आ रही है कि एक बड़ा हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि ये वही हुआ कि पहले आपने कब्र खोदती, अब आप मुर्दे की साइज ढूंढने निकले हैं कि आपने पहले अनाउंस कर दिया, अब आप जा रहे हैं कहने के लिए कि लेट्स फाइंड आउट के मुसलमानों में कितना है, दूसरे में कितना है, यूपी में कितना है, दिल्ली में कितना है। देखिए ये तो बड़ी ही मतलब बहुत ही फनी बात है, सॉरी बहुत सीरियस डिबेट है इसलिए मैं इसको ज्यादा ये नहीं करना चाहता। आप देखिए कि 3 चीजें देख लीजिए कि पिछले 4 साल में 3 बहुत बड़े डिसीजंस हुए। एक डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन हुआ, आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्टर्स को इसका पता नहीं था। राफेल डील हुआ, वो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे फ्रांस में गए हुए हैं, और अब यहां पे ये हो रहा है तो जो लॉ मिनिस्टर है उनको नहीं पता है ये चीजें। तो आप देखिए कि आप किस तरह की गवर्नेंस चला रहे हैं। अगर इलेक्शन जीतने के लिए अगर आप ये तमाम दलाल यहां पे दे देंगे तो भले ही आप टीवी डिबेट तो जीत जाएंगे। ठीक है, अब ये अश्विनी जी से ही पूछ लेते हैं। अश्विनी जी 10 सेकंड, अब हो रहा है 10 सेकंड, आप पार्लियामेंट में बिल भी पास कर लेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा ये एरोगेंस आपको इलेक्शन नहीं जिता सकता है, ये आप यकीन जान लीजिएगा ये। ठीक है अश्विनी जी, मुसलमानों को किस तरह से इस रिजर्वेशन के जरिए फायदा होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। मान लीजिए कि कहीं पे 10% दे रहे हैं, मान लीजिए कहीं 100 वैकेंसी आई तो 10 उसमें 10 सीट रहेगी। गरीब, ये पहली बात तो बहुत गलतफहमी निकाल दीजिए, ये अपर कास्ट के लिए है, ये अपर कास्ट के लिए नहीं है, ये अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। उसमें चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या मुस्लिम हो या सिख हो। आप लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं ये सबके लिए है, ये सबके लिए है जो भी गरीब है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुरैरा साहब, ये आपको मानने में मुझे लगता है आप भी इस चीज को मानेंगे कि मुस्लिम्स में भी गरीब हैं, ये तो आप भी मानेंगे। नहीं, ये तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बता रहा है, ये तो ये चीजें तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन सचिव कमेटी की रिपोर्ट सब उसमें वाज़ेह हो चुका है। लोगों को चाहिए मुसलमानों के लिए तो बहुत पहले आप लोगों को कदम उठाना चाहिए था। अश्विनी जी, उनके लिए भी फिक्स कीजिए।
माइनॉरिटी के लिए भी फिक्स कीजिए, तो आप लगे हाथ उनके लिए भी काम कर दीजिए ना। नहीं, अब एक्चुअली इतनी गंभीर डिबेट हो रही है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि आप ये समस्या हो रही है, लोग लगातार बोल रहे हैं, इतनी गंभीर डिबेट हो रही है, कम से कम दर्शकों को समझने तो दीजिए। आप बोलते मैं चुप रहता हूं, लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रहे भैया। ठीक है, अश्विनी, टाइम कम है, डिबेट पे ही आइए जी। देखिए, सत्ता पक्ष के यहाँ पे परोकारी कर रहे हैं। देखिए, पैरोकारी अब सत्ता पक्ष जब ये पता है कि मुस्लिम में भी गरीब है, ब्राह्मणों में भी गरीब है, क्षत्रिय में भी गरीब है, पे बैठे हुए हैं। उस गरीब को अगर अभी तक कुछ नहीं मिलता था, अगर उस गरीब को अभी तक कुछ नहीं मिलता था, अब उस गरीब को 100 सीट में से 10 सीट मिल रही है, तो कुछ तो मिला ना भैया। अरे 10 सीट तो मिली। गरीबों को 4.5 साल के बाद ऐसे कर रहे हो, गरीबों की याद 4.5 साल के बाद अश्विनी जी क्यों आई? अश्विनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी क्राइटेरिया बताई गई है, अश्विनी जी बता रहे हैं, उसमें 90% आप तो ऐसे कह रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं है। 40%। अरे 12 करोड़ हमने जो 12 करोड़ लोन दिया वो गरीबों को दिया, अमीरों को नहीं दिया है। ठीक है, जो 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया वो केवल और केवल गरीबों को दिया गया। उसमें न कोई जाति, न कोई धर्म, कुछ नहीं। उसमें सबको मुस्लिम को भी दिया, हिंदुओं को भी दिया, सबको दिया। राधिका, रोजगार को लेकर सवाल उठाया जाता है, रोजगार को लेकर सवाल उठाया जाता है, लेकिन अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि 12 करोड़ लोगों को लोन दिया गया, उसके जरिए से उनको रोजगार दिया गया। रुपए लोन दिया गया या उससे देखिए 50,000 रुपए लोन दिया गया। आप बताइए अबू भाई, 50,000 से आप कौन सी बिजनेस कर सकते हैं? 50,000 से आपको एक ठेला नहीं लगा सकते, क्योंकि आजकल आपको पता नहीं है लगेगा। आप जरा गांव में देखिए, 20 अरे भैया 50,000 में एक भैंस खरीद लेते हैं, एक भैंस आ जाती है, उससे एक परिवार चलता है। आपको पता नहीं है 50,000 बन जाएंगे, दुकान शुरू हो जाती है। दीपक, 50,000 में पकौड़ों की दुकान खुल जाएगी। तो आप राधिका है आपका। आप लोग एक्सक्यूज कैसा देते हैं, पहले ये भी तो सोच लिया कीजिए कि एक। ठीक है, राधिका आप जवाब दीजिए, काफी देर से आप वेट कर रही हैं। उम्मीद करूंगी सब मुझे बोलने का मौका देंगे। बिल्कुल, दीपक जी बोलने दीजिए मुझे। बहुत अच्छा लगा अश्विनी जी, आप बहुत वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन है भाजपा के, वरिष्ठ वकील भी हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं रोजगार दिया, ये किया वो किया, थोड़ी सी पढ़ाई अपनी अच्छे से करके आते हैं तो आपको ये भी पता होता कि पिछले 23 महीनों में जो बेरोजगारी का दर है, जो बेरोजगारी का दर है वो सबसे ऊंचे पायदान पे है, 7.3% है। आप लोगों ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो आप दे नहीं पाए। कहां से अब आप आरक्षण दे रहे हैं, आप पहले वो नौकरियां तो दीजिए। 4.5 साल से जो आप वादे देते आ रहे हैं उनको तो पूरा करिए, उनका हिसाब कौन देगा? आप रोज एक नया वादा लेकर आते हैं, रोज प्रॉमिस करते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और इसमें तो मास्टर स्ट्रोक अगर इस सरकार का रहा है किसी चीज में तो वो उस चीज में रहा है कि कैसे पैसा खर्च करके हर चीज को बड़ा करके लार्जर देन लाइफ करके दिखाना था। अगर आपने सही में मास्टर स्ट्रोक करना था मोदी जी ने, तो रोजगार देते क्यों नहीं दिया आपने? 2 करोड़ रोजगार जो वादा किया था उसके बारे में कोई आप चर्चा नहीं करेंगे, आपसे सवाल करेंगे तो भाजपा को, भाजपा के प्रवक्ताओं को चुभने लग जाएगा और वो 12 करोड़ लोगों को लोन दिया। अश्विनी जी सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं था सुनने की, सुनिए। बहुत आप लोग हमेशा जनता की सुनना सीखिए, आप लोग सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, सिर्फ आपके मन की बात से हर चीज नहीं चलती, सवालों का जवाब देना पड़ेगा, हिसाब आपको देना पड़ेगा। 15 लाख का वादा था, नहीं दिया। महिला सुरक्षा का वादा था, नहीं दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा था, आज हमें आप लोगों से ही अपनी बेटियों को बचाना पड़ रहा है। कहां बेटियां पढ़ेंगी? बच रही नहीं, पढ़ेंगी नहीं। आप बात करते हैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, उस टाइम पे भी आप बात करते हैं, आपने भ्रम फैलाया कि कांग्रेस पार्टी खिलाफ है। आप हर चीज में सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं, जाति को जाति से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं। बहुत कुछ सवाल पूछेंगे तो आप जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी पे, जाएंगे इंदिरा जी पर। समझ आता है हमें कि आप लोगों को देश चलाना नहीं आता, इसलिए आप सवाल पूछते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री तुरंत आरक्षण क्यों नहीं लेकर आए। अरे जब एक घर बनता है, एक देश बनता है तो हर चीज देखी जाती है, हर चीज को धीरे धीरे समेटा जाता है। आप लोगों को तो 4.5 साल पहले से पता है कि आप लोगों को ये चीज करनी चाहिए थी। अब आप क्यों गहरी नींद में से जागे? हर बार आप सोते रहते हैं, अब आपको दिखा क्योंकि आप 5 राज्यों में चुनाव हारे। अश्विनी जी से आपका जवाब ले लेते हैं ताकि बात पूरी हो जाए। आपको इन लोगों की याद नहीं आई? सवाल आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे इंदिरा जी से पूछे, आपने नेहरू जी के समय में क्यों नहीं किया? आपने 4.5 साल क्यों नहीं किया? ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आपने कहा था आप अलग लोग लेकर आएंगे, क्या हुआ 4.5 साल में? बहुत आसान होता है पुरानी बातों पे जाना। ये कदम पहले उठाया जा सकता था। पकौड़े तलने को कहते हैं, इस वजह से सवाल उठ रहे हैं। रोजगार देंगे आप?
हाँ, हम मध्य प्रदेश सुन लीजिए राधिका जी, सुन लीजिए पीएचडी के बच्चों को एक बार बता, राधिका जी सुन लीजिए, राधिका जी सुन लीजिए, राधिका जी सुन लीजिए, बच्चे राधिका जी उसको, अरे बहन जी सुनिए तो, बहन जी सुन लीजिए, अब रिपीट मत करिए, सुन लीजिए। बिल्कुल ठीक कर रही राधिका जी। 2004 में हम बीजेपी के मैनिफेस्टो में था 10% रिजर्वेशन, कांग्रेस में भी था। कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल कुछ नहीं किया। 2009 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। हमारी सरकार नहीं आई, इनकी सरकार आई, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने 10 साल मैनिफेस्टो में रखने के बाद भी कुछ नहीं किया, और हमको कह रहे हैं आपने क्यों कर दिया? अरे हमने 2014 के मैनिफेस्टो में डाला, हमारी सरकार आई, हमने बाकी और काम किए, इसको भी किए। कैसे हम कितनी पार्टियों के साथ बहुमत की सरकार, आपने क्यों नहीं किया? आपने 10 साल क्यों नहीं किया? जाना पड़ता है, लाइए ना। अरे आपके पास तो सरकार थी, आपने क्यों किया? क्यों नहीं करते हैं? जब आप बात करते हैं, आप लोग दूसरी घोटाला करते रहे, आप कोयला घोटाला करते रहे, ये काम क्यों नहीं किया? जब आपका आप लोग लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा अगर 2019 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये कदम सरकार ने उठाया है, तो क्या ये सरकार या बीजेपी इसका फायदा 2019 में उठा पाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। मनीष यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल हफीज गांधी जी, रिफत जावेद, दीपक पांडे, राधिका खेरा और अश्विनी उपाध्याय जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।